हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। तो बच्चे, एंजाइम हमारा चल रहा था और एंजाइम के विषय में हमने एक क्लास आई थिंक की भी थी और अभी नेक्स्ट क्लास के ऊपर हम हैं और एंजाइम को हम पढ़ेंगे, अगली क्लास उसमें देखेंगे। लास्ट हमने टर्शियरी स्ट्रक्चर के विषय में पढ़ लिया था बच्चे। मैंने कहा था कि एक्टिव जो फॉर्म होती है, एक्टिव स्ट्रक्चर होती है एंजाइम की, वो टर्शियरी स्ट्रक्चर ही होती है। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर एक्टिव साइट होती हैं। एक्टिव साइट का मतलब होता है बच्चे, जहां से वो आपका एंजाइम एक्ट करेगा, किसी मॉलिक्यूल के साथ जाके जुड़ेगा, यानी मॉलिक्यूल यानी जिसको हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं, उस सबस्ट्रेट के साथ जाकर के जुड़ेगा। रोशनी गुड आफ्टरनून भाई, वैशाली वेरी गुड आफ्टरनून। तो अब वही चीज हमने देखनी है बच्चे कि वो एक्टिव साइट का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, लिख देते हैं, उसी के बारे में बहुत सारी बातें अभी रहेंगी हमारे पास में। एक्टिव साइट, एक्टिव साइट का निर्माण। ठीक है, एक्टिव साइट का निर्माण के नाम से जिसको हमारा बोला जाएगा। देखो भाई, हमने अभी भी पढ़ा टर्शियरी स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे, तो इतनी बात तो क्लियर है सर कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में ही एक्टिव साइट होती है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में ही, टर्शियरी स्ट्रक्चर में ही एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट होती है। ठीक है, ओके सर। अब जो एक्टिव साइट हैं, ये अमीनो एसिड के एक विशेष स्पेशियल अरेंजमेंट होते हैं बच्चे। ये एक्टिव साइट क्या होते हैं एक्चुअली में? एक्टिव साइट अमीनो एसिड की, अमीनो एसिड की एक विशेष, एक विशेष स्पेशियल अरेंजमेंट होती है। विशेष स्पेशियल, स्पेशियल विशेष स्पेशियल अरेंजमेंट मेरे भाई होती है सर। ठीक है, एक्टिव साइट का मतलब होता है एक विशेष स्पेशियल अरेंजमेंट। ओके सर, किसकी? अमीनो एसिड अरेंज होते हैं। अक्सर जो प्राइमरी सीक्वेंस में दूर दूर अमीनो एसिड होते हैं वो देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर जब बनती है तो लीनियर सीरीज होती है, तो अमीनो एसिड दूर दूर होते हैं, लेकिन जब वो फोल्ड होके टर्शियरी स्ट्रक्चर बनती है तो अमीनो एसिड पास पास आ जाते हैं। अक्सर, अक्सर प्राइमरी स्ट्रक्चर में, अक्सर प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो अमीनो अम्ल, जो अमीनो अम्ल दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं, वे टर्शियरी, वे टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग में, फोल्ड होते हैं तो फोल्डिंग में पास पास आ जाते हैं बच्चे। ठीक है, फोल्डिंग में पास पास आ जाते हैं। समझ में आ गई बात आप सभी को? टर्शियरी स्ट्रक्चर में पास पास आ जाते हैं तो उन्हीं से बन के एक्टिव साइट बनती है। अब ये एक्टिव साइट के कुछ पार्ट होते हैं, है ना, उनको हम लोग देखते हैं। बोले तो पार्ट्स ऑफ एक्टिव साइट, पार्ट्स ऑफ एक्टिव साइट। ठीक है, जो एक्टिव साइट होती है बच्चे, इसके पार्ट देखते हैं।
कौन कौन से हैं सर? तो एक पहला पार्ट होता है, इसको कहते हैं हम लोग बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट जो होती है उसके भी कुछ भाग होते हैं, जिनमें से एक होता है बच्चे बाइंडिंग साइट, मतलब जहां से उसको जुड़ना है सबस्ट्रेट के साथ में। तो सबस्ट्रेट को पहचानना और उसके साथ जुड़ने का काम होता है इस वाले हिस्से का। सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को पहचानने व जुड़ने का काम होता है। ठीक है, सबस्ट्रेट यानी उस जिस मॉलिक्यूल से एंजाइम को काम करना जुड़ना है उसको पहचानने का काम होता है, उसके साथ जुड़ने का काम होता है बच्चे। ठीक है सर, इसी से एंजाइम के अंदर, इसी बाइंडिंग पार्ट से एंजाइम के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आती है? स्पेसिफिसिटी। यही भाग होता है जो स्पेशल होता है कि किसके साथ इसको जुड़ना है, यानी यही भाग स्पेसिफिसिटी प्रदान करता है। यही भाग स्पेसिफिसिटी प्रदान करता है। ठीक है भाई, याद रखिएगा आप लोग इस बात को। यही पार्ट है मेरे भाई जो उसको स्पेसिफिसिटी प्रदान करेगा, स्पेशल बनाएगा। और ये जो होता है आपका बच्चे, ये बाइंडिंग साइट होती है, इसमें वीक इंटरेक्शन से बाइंडिंग होती है इसके द्वारा। मतलब इसके द्वारा जो प्राइमरी बाइंडिंग होती है ना सबस्ट्रेट के साथ में, बाइंडिंग वाला पार्ट है यही जुड़ता है। तो जुड़ेगा तो क्या केमिकल बॉन्ड बनेंगे या फिजिकल बॉन्ड? फिजिकल बॉन्ड वीक होते हैं, केमिकल स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो फिजिकल बॉन्ड ही से जुड़ता है। उन्हीं को बोलते हैं वीक इंटरेक्शन, कमजोर बल होते हैं। तो वीक इंटरेक्शन जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, आयनिक हो गया, है ना, हाइड्रोफोबिक हो गया, उनसे जुड़ता है। तो ये आपका बाइंडिंग जो करता है, तो बाइंडिंग के लिए वीक इंटरेक्शन होते हैं, वीक इंटरेक्शन होते हैं, है ना। जैसे आयनिक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोफोबिक हो गया, है ना। वीक इंटरेक्शन से बाइंडिंग होती है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है भाई, वीक इंटरेक्शन से क्या होगी सर? बाइंडिंग होगी, इनका जुड़ाव होगा आपस में। और सबस्ट्रेट जो है वो बिना बाइंडिंग साइट के ही सही पोजीशन में नहीं आ सकता है। मतलब सबस्ट्रेट जो है ना मेरे भाई, जब तक बाइंडिंग नहीं होगी वो सही पोजीशन में नहीं आ सकता। एंजाइम ही है जो उसके साथ बाइंड करके उसको सही पोजीशन में लाते हैं। काम कर जो भी कोई भी मॉलिक्यूल है, आपका मॉलिक्यूल है, कोई सबस्ट्रेट है, वो काम कब करेगा? काम तभी करेगा जब वो सही जगह पे आएगा। उसको सही जगह पे लाने के लिए बाइंडिंग साइट की आवश्यकता होती है। यही बाइंडिंग साइट उसको बाइंड करती है और जहां भी उसको रासायनिक अभिक्रिया करनी है वहीं पर आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो बाइंडिंग साइट ही उसको सही जगह पर लेकर के आती है। चलिए सर, समझ में आ गई ना बात? यही बाइंडिंग साइट उसको बाइंड करके सही जगह पे लेके आएगी। ये था बाइंडिंग साइट। दूसरा देखो, बाइंडिंग साइट का काम सिर्फ और सिर्फ बाइंड करना, जुड़ना हो गया कि भी सबस्ट्रेट जो है उससे जाके जुड़ गया एंजाइम। जुड़ने के बाद काम भी तो करना है। काम मतलब कैटेलाइज उसको करना, उत्प्रेरण करना है उसको। तो दूसरा पार्ट कौन होगा? कैटेलाइजिंग पार्ट होगा। दूसरा पार्ट होगा बच्चे कैटेलाइजिंग पार्ट। ठीक है, कैटेलाइजिंग पार्ट। दूसरा पार्ट हमारे पास में होता है सर कैटेलाइजिंग पार्ट। समझ में आ गई ना बात? कैटेलाइजिंग पार्ट यानी सर हम बोल सकते हैं उत्प्रेरण भाग, जो उत्प्रेरण करेगा यानी अभिक्रिया को अब तेज करेगा, क्योंकि एंजाइम जुड़ने का पर्पज ही वही था, जो उसको तेज करना। तो जो आपका वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया होती है ना बच्चे, वो यहीं पर होती है। मतलब ये साइट जो होती है एंजाइम की, वास्तविक
वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया यही होती है। ठीक है, यहीं पर वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया होती है बच्चे। और ये करता क्या है? ये जगह क्या करती है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करती है। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करती है ये जगह। ये एंजाइम की जो ये जगह है ना, यही क्या करती है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करती है, सक्रियता एनर्जी ऊर्जा को कम करती है। अभी क्या मतलब है यार एक्टिवेशन एनर्जी से? देखो भाई, समझिएगा एक बात को। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए जो एनर्जी चाहिए। भाई कोई सबस्ट्रेट है, कोई मॉलिक्यूल है, उसको अपनी बॉडी में कुछ काम करना है, तो उस मॉलिक्यूल को अपनी बॉडी में जो भी काम करना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। अब वो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो भाई मुश्किल होगा काम होना। इससे अच्छा एक ऑप्शन है कि एंजाइम जाएगा, एंजाइम जा करके क्या करेगा? उसको ऐसा बदल देगा कि अब उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए ही नहीं, अब वो अपना काम करने के लिए उसको थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए। तो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी मतलब उस मॉलिक्यूल को, उस सबस्ट्रेट को एक्टिवेट करने के लिए ताकि उसका काम करे। अब कम एनर्जी की आवश्यकता होगी कब? जब उसके साथ जाके एंजाइम जुड़ता है। मेन बात ये होती है ना? तो वही शब्द मैंने लिखा है कि भाई एक्टिव होने के लिए, अपना काम करने के लिए उसको कम एनर्जी की आवश्यकता कब होगी? जब एंजाइम जाके जुड़ता है। एंजाइम का जो ये वाला भाग है ना, कैटालाइजिंग पार्ट, यही पार्ट जाके ऐसा करता है कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है। बताइए, समझ में आ गई बात? ये एक्टिव साइट के बारे में बात है। अभी आगे हमें इसके मॉडल्स भी पढ़ने हैं। एक्टिव साइट के विषय में आपको कुछ मॉडल्स दिए गए हैं अलग अलग, कौन सा ज़्यादा माना जाता है, कौन सा कम, वो सारी चीज़ें भी हमें जाननी है। अभी लेकिन हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, आप याद रखें। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे ये सारी बातें टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर आई हैं हमारी। अभी हमें क्या करना है सर? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर भी देखनी है। अभी चौथी स्ट्रक्चर देखनी, क्वार्टरनरी। ठीक है, चौथी स्ट्रक्चर हमारे पास है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। चौथी आ गई हमारी क्वार्टरनरी। ठीक है भाई, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ये चौथी स्ट्रक्चर हमारे पास, चौथी संरचना होगी। इसमें क्या होता है? एक से ज्यादा पेप्टाइड चेन्स होती हैं और उन्हीं का संगठन होता है, उन्हीं का ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो टर्शियरी स्ट्रक्चर थी ना, उससे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होल्ड कर दो तो ये बन जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से हम बोलते हैं एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का संगठन, है ना? पॉलीपेप्टाइड, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का संगठन मेरे भाई हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं सर, हम लोग यहाँ पे पुकार सकते हैं। क्लियर हो गई है बात आप सभी को? एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन होता है, ये और कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, ओके सर। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस होती है एलोस्टेरिक रेगुलेशन। अब ये क्या चीज़ अलग से पढ़ाऊंगा आपको मैं। मतलब सभी में नहीं होती है, अभी जरूरी नहीं कि एंजाइम में ये वाली बने, सभी एंजाइम में नहीं बनती है, लेकिन कुछ में बनती है। तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन, एक तो ये काम होता है एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन का काम होता है। अभी ये एलोस्टेरिक रेगुलेशन क्या चीज़ होगी अभी हम समझेंगे। एक और होता है बच्चे कोऑपरेटिव रेगुलेशन। कोऑपरेटिव रेगुलेशन, ठीक है भाई। कोऑपरेटिव रेगुलेशन ये भी इन्हीं का काम होता है, याद रखिएगा। और एक तीसरा काम फंक्शनल एफिशिएंसी, वो भी इससे, अगर ये स्ट्रक्चर बनते हैं, डिसाइड होती हैं। फंक्शनल एफिशिएंसी,
ठीक है भाई, फंक्शनल एफिशिएंसी के नाम से जिसको हमारे द्वारा सर बोला जाता है। तो समझ में आ गई क्लियरली बात? चलिए, चलिए भाई, ठीक है। अभी क्या क्या चीजें समझेंगे, इन सभी को एक एक करके सभी को समझेंगे। और ये ध्यान रखना, एंजाइम अपनी जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है उसी में पूरी तरह से एक्टिव होता है। ये तो उसके बाद की एक अवस्था है जो कि कुछ फंक्शन कर सकती है इस प्रकार के। आइए एक एक करके जाना जाए। एलोस्टेरिक रेगुलेशन से हम लोग शुरू करते हैं। क्या चीज है ये? एलोस्टेरिक, स्टेरिक का मतलब तो पोजीशन होता है। एलोस्टेरिक रेगुलेशन, ठीक है। एलोस्टेरिक रेगुलेशन, देखो भाई इसका मीनिंग क्या है, आप सभी के सामने जो लिखा है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई रेगुलेटरी मॉलिक्यूल एंजाइम के एक्टिव साइट से अलग स्थान पर बाइंड होकर एंजाइम की गतिविधि को बढ़ाता है या घटाता है। समझे बात को? मैंने क्या कहा कि भाई एक प्रोसेस का नाम है, एक प्रक्रिया है जिसमें कोई मॉलिक्यूल एक्टिव साइट की बजाय दूसरी किसी साइट पे जाके जुड़ जाता है और उससे एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो घट या बढ़ जाती है। और ऐसा किस में होता है? ये होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, कि जब कोई रेगुलेटरी मॉलिक्यूल एंजाइम के एक्टिव साइट से अलग किसी अलग स्थान पर बाइंड होकर एंजाइम की गतिविधि को बढ़ाता घटाता है। बच्चों, बाइंडिंग से क्या होती है? ये बाइंडिंग होगी तो एंजाइम में कन्फॉर्मेशन हो जाती है, कुछ चेंज आ जाते हैं। तो लिख देता हूं पहले। जब कोई रेगुलेटरी जब कोई रेगुलेटरी मॉलिक्यूल एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा, देखो टर्शियरी जो थी ना, टर्शियरी में तो क्या था कि टर्शियरी में एक्टिव साइट होती है, ठीक है, वहीं पर आकर के मॉलिक्यूल बाइंड करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर अगर बनी हुई है तो उसमें क्या होता है, कई सारी ऐसी जगह बन जाती हैं जहां पर कोई मॉलिक्यूल आके बाइंड कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, एक्टिव साइट के अलावा भी बाइंड कर सकता है। तो जब कोई रेगुलेटरी मॉलिक्यूल एंजाइम के एक्टिव साइट के अलावा किसी 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 और साइट पर जाके किसी और साइट पर जाके और साइट पर जाके बाइंड करता है तो जो ये आपके सामने जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है बच्चे, या सॉरी क्वार्टर स्ट्रक्चर है, तो उस एंजाइम की एक्टिवनेस या सक्रियता या एक्टिवनेस कम या ज्यादा हो जाती है। ठीक है, कम या ज्यादा हो जाती है मेरे भाई। ठीक है, तो उसकी एक्टिवनेस जो है वो कम या ज्यादा हो जाती, घट जाती है या बढ़ जाती है। ठीक है, तो मतलब एक्टिविटी कम या ज्यादा क्यों हुई? क्योंकि ये जो अलग जगह पे बाइंडिंग हुई है ना, इस बाइंडिंग से कन्फर्मेशन बदल जाती है। मतलब जो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है ना उसकी, वो कन्फर्मेशन बदल जाती है। कन्फर्मेशन बदल जाती है मेरे भाई। क्लियर हुई बात? इससे क्या होता है सर? इससे उसकी कन्फर्मेशन में चेंज आ जाता है बच्चे, बदलाव आ जाता है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है सर, इसी को कहा जाता है आपका एलोस्टोरिक रेगुलेशन कहते हैं। मतलब किसी और साइट पे कोई मॉलिक्यूल जुड़ जाए तो फिर रेगुलेट हो जाता है एंजाइम, कम या ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, इसी को बोलते हैं। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग बोलते हैं। इसी के साथ जुड़ा हुआ कंसेप्ट है।
कोऑपरेटिव बाइंडिंग जो मैंने दूसरा शब्द यूज किया था। कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव बाइंडिंग के नाम से बच्चे उसको जाना जाता है। ठीक है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग से उसको हमारे द्वारा जाना जाता है सर। कोऑपरेटिव बाइंडिंग क्या होता है भाई? एलोस्टेरिक में एक सब यूनिट पर बाइंडिंग से अन्य सब यूनिट की बाइंडिंग एफिनिटी बदलती है, इसे ही कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है भाई, अभी हमने एलोस्टेरिक रेगुलेशन पढ़ा, एक प्रोसेस पढ़ी हमने, तो इसमें क्या होता है एलोस्टेरिक में एलोस्टेरिक में एलोस्टेरिक में एक सब यूनिट या साइट बोल सकते हो, एक सब यूनिट पर बाइंडिंग से एक सब यूनिट पर बाइंडिंग से दूसरी दूसरी सब यूनिट की जो बाइंडिंग एफिनिटी है, दूसरी सब यूनिट की बाइंडिंग एफिनिटी बदल जाती है। दूसरी सब यूनिट की मेरे भाई बाइंडिंग एफिनिटी बदल जाती है। ठीक है, तो यही होता है कोऑपरेटिव बाइंडिंग। सी भी लिख दिया मैंने, कोऑपरेटिव बाइंडिंग। मतलब कहने की बात यह है यार कि भाई एलोस्टेरिक रेगुलेशन का रिजल्ट है ये, उसका रिजल्ट है ऐसा बोल सकते हो। मतलब एलोस्टेरिक का मतलब था कि एक्टिव साइट के अलावा कहीं और साइट पे बाइंड कर गया। ठीक है, उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट आया कि वो जिस साइट पे बाइंड हुआ है उस पे बाइंड होने से दूसरी साइट की भी जो जुड़ने की क्षमताएं थी ना, वो बदल गई, क्योंकि कन्फर्मेशन हुआ था, चेंज हुआ था, उसकी स्ट्रक्चर चेंज हुई थी। उसी का रिजल्ट हो गया आपका कोऑपरेटिव बाइंडिंग के नाम से आप लोग जानोगे, बच्चे इसको पुकारोगे। ठीक है भाई, चलिए सर, तो ये आपको समझ में आ गई बात। अभी इसके बाद हम देखते हैं, अब जो आपका मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग, किस चीज का मैकेनिज्म देखा जाएगा सर? जो एंजाइम का एक्शन होता है उसका, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम कैसे काम करता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, उससे पहले बच्चे जो एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन होता, मतलब एक्शन जानने के लिए आपको पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच के इंटरेक्शन को जानना पड़ेगा। कैसे जानेंगे सर? आइए पहले लिखते हैं। मेन चीज हमारी क्या होगी अभी जो हम पढ़ेंगे, वो होगा सर एंजाइम एक्शन। एंजाइम का जो एक्शन है ना, जो उसकी क्रियाविधि है, एंजाइम के एक्शन की बच्चे जो क्रियाविधि है, अब हम लोग उसको जानने वाले हैं। और इसको मतलब लिख लेता हूं, एंजाइम की कार्यविधि या क्रियाविधि बोल सकते हो। कैसे काम करेगा ये, उसको हमें समझना है। बट इससे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन। इसको हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा।
एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन, इंटरेक्शन शब्द जहां भी आ जाए ना, तो इंटरेक्शन का मतलब संबंध बोल दो, रिलेशन बोल दो उनका आपस में, है ना, कैसे कॉम्बिनेशन होता है, कैसे जुड़ते हैं, मतलब वही कुछ बातें होती हैं। अब कहोगे से तो हमने देख ही लिया था कि एक्टिव साइट से जाकर के जुड़ जाते हैं लेकिन इनका जो इंटरेक्शन है, जो जुड़ने का तरीका है, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है, इस बात को बताने के लिए हमें कुछ मॉडल्स दिए गए थे बच्चे। ठीक है, इस बात को बताने के लिए हमें कुछ मॉडल्स दिए गए थे, तो उन्हीं मॉडल्स के ऊपर हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर चर्चा। ठीक है, उन्हीं पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किया जाए, चलो। तो दो मॉडल है मुख्य तौर पे, एक पहले आता है एक बाद में। तो पहले वाला मॉडल है उसको हम लोग बोलते हैं आपका लॉक एंड की मॉडल। इंटरेक्शन का मतलब समझ गए ना कि एंजाइम और सबस्ट्रेट कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़ते हैं। तो एक है लॉक एंड की मॉडल, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बने पिछले सालों में। ठीक है, पिछले सालों में क्वेश्चन भी बने हैं। लॉक एंड की मॉडल पहला मॉडल आया था इसके विषय में, लॉक एंड की मॉडल। और कोई भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल जो शब्द लिखा हुआ है अगर इसी से समझ जाओगे आप लोग। ताला चाबी लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। किसने दिया था? एमिल फिशर ने दिया था इसको 1894 में बाय एमिल फिशर। और कब दिया था? 1894 में दिया था मेरे भाई इसको। ठीक है, 1894 में दिया था। और इसमें क्या प्रिंसिपल क्या है इसका? इसने बताया कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो पहले से बना हुआ होता है, और सबस्ट्रेट की शेप एग्जैक्टली उसी एक्टिव साइट से मेल खाती है। समझ रहे बात को भाई? यानी एंजाइम में वही सबस्ट्रेट जुड़ता है। इसने कहा, देखो फिर से समझ लो इस बात को, इसने एक बात कही कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो पहले से बना हुआ होता है, और सबस्ट्रेट की शेप एग्जैक्टली उसी एक्टिव साइट से मेल खाती है। जैसे ताले में चाबी लगती है, वैसे ही एंजाइम में वही सबस्ट्रेट जुड़ता है। याद भी हो गया होगा मुझे लगता है, लिखूंगा अभी मैं आपको आपके सामने, बट ये देखो बहुत आसान बात थी, याद भी हो गया होगा। इसने कहा कि भाई एंजाइम का एक्टिव साइट पहले से बना हुआ है। पहली बात कही इसमें, एंजाइम एंजाइम का एक्टिव एक्टिव साइट पहले से बना होता है। पहली बात। दूसरी बात है, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट की शेप 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 एंजाइम की एक्टिव साइट से एक्टिव साइट से एक्टिव साइट से उसी प्रकार मेल खाती है, उसी प्रकार मेल खाती है जिस प्रकार ताला व चाबी। ठीक है, ये बात है। तो जिसका मेल खाएगा, जिस ताले से जो चाबी मेल खाती है वही उस पर लगती है। वैसे ही जिस सबस्ट्रेट से जो एंजाइम मेल खाता है वही उसके साथ में जुड़ेगा। इसने मतलब एक प्रकार से बता दिया इन्होंने, है ना। ओके सर। अब मुख्य विशेषताएं क्या थी इसमें, इसके मोड, मतलब अगर हम कुछ कंक्लूजन निकालना चाहें, जो इन्होंने बात हमें बताई है, इस बात से हम अगर कुछ कंक्लूजन निकालना चाहें, कुछ मुख्य विशेषताएं हम निकालना चाहें मेरे भाई, तो मुख्य विशेषता क्या थी इसकी?
इसकी मुख्य विशेषता थी मेरे भाई, पहली बात, इन्होंने किस चीज पे फोकस किया है? रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब दृढ़ता। मतलब इन्होंने जो कहा, इन्होंने कहा भाई इनके हिसाब से है कि जो एंजाइम है ना वो रिजिड होते हैं, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं आता, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं इनके हिसाब से। इनके हिसाब से तो ये बात हुई कि रिजिड होते हैं एंजाइम। पहली बात ये आई कि सर रिजिड होते हैं एंजाइम। पहली बात, एंजाइम में कोई बदलाव नहीं होता, रिजिड है, जैसे उनकी स्ट्रक्चर बनी है वैसे बनी हुई है। दूसरी बात कि शेप में कोई कोई बदलाव नहीं होता, एंजाइम की शेप में कोई बदलाव नहीं है, या सबस्ट्रेट, इन्होंने दोनों के बारे में बोल दिया कि शेप में कोई बदलाव नहीं होता भाई, शेप में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, शेप में कोई बदलाव नहीं होता। तीसरी जो अच्छी बात वो है ना, इन्होंने स्पेसिफिसिटी को तो एक्सप्लेन किया, इन्होंने स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन किया। ठीक है, इन्होंने स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन किया मेरे भाई। क्लियर हो गई बात? स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन किया इन्होंने, मतलब कि भाई जैसे अलग अलग ताले की अलग अलग चाबी होती, इन्होंने तो ऐसे ही कहा कि भाई जिस सबस्ट्रेट और जिस एंजाइम के आपस में वो पार्ट मिक्स होंगे, मतलब जो एक दूसरे के तालमेल रखेंगे, वही जुड़ सकता है। तो इन्होंने ये बात तो सही कर दी कि भाई स्पेसिफिक होते हैं सबस्ट्रेट भी और एंजाइम भी मेरे भाई। ये एक विशेष बात थी इनके मॉडल की। लिमिटेशन क्या थी मेरे भाई? लिमिटेशन ये थी कि ये मॉडल कुछ बातें नहीं बता पाए। जैसे भाई मेनली एंजाइम का काम क्या होता है? एंजाइम का प्यारे बच्चों मुख्य काम होता है रिएक्शन को फास्ट करना। इन्होंने कुछ बताया नहीं कि फास्ट कैसे कर देता है ना? तो लिमिटेशन देखें, लिमिटेशन भी लिख लेते हैं। तो पहली बात, इन्होंने इन्होंने यह नहीं इन्होंने यह नहीं बताया कि इन्होंने यह नहीं बताया कि रिएक्शन फास्ट क्यों हो जाती है एंजाइम के आने से, रिएक्शन फास्ट क्यों हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये है मेरे भाई, ये जो बता नहीं पाए कि भाई रिएक्शन इतनी फास्ट कैसे हो जाती है, पहली बात है। दूसरी चीज है बच्चे कि एंजाइम कई बार थोड़ी बहुत अलग शेप वाले सबस्ट्रेट के साथ भी जुड़ जाते हैं। ये ऐसा होता है, देखा गया कई बार कि भाई एंजाइम थोड़ी बहुत अलग शेप वाले सबस्ट्रेट को भी कैसे एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि हल्का फुल्का करते तो हैं एक्सेप्ट, ये भी नहीं बता पाए। यानी एंजाइम थोड़ी बहुत अलग शेप वाले सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट को भी कैसे स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत अलग शेप वाले सबस्ट्रेट को भी स्वीकार कर लेते हैं मेरे भाई, याद रखना इस बात को। समझ में आ गई बात? तो दोनों बातें कुछ इसकी कमियां थी। फिर उसके बाद में बच्चे नया मॉडल आया जिसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल बोलते हैं जिसको हम। इसके बाद फिर अपने पास में आया इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल के नाम से हम लोग जिसको जानते हैं बच्चों, इसको जो था डेनियल कोसलैंड ने 1958 में दिया था।
1958 में इस मॉडल को बच्चे दिया था, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। समझते हैं खास बात, इन्होंने कहा था कि एंजाइम का एक्टिव साइट पूरी तरह से रिजिड नहीं होता है। ठीक है, जैसे ही सबस्ट्रेट पास आता है तो एंजाइम अपनी शेप बदलता है और एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के अनुसार खुद को ढाल लेती है। ये इन्होंने नई बात बताई, यही सबसे ज्यादा स्वीकार किया गया आज के समय पे। इन्होंने क्या कहा, एंजाइम का एक्टिव साइट रिजिड नहीं है, रिजिड नहीं है। बोला फिर इन्होंने कहा जब सबस्ट्रेट पास आता है तो एंजाइम अपनी शेप बदलकर उसके साथ फिट हो जाता है, उसके साथ फिट हो जाता है। अब ये नहीं कहा इन्होंने कि कुछ भी परिवर्तन कर लेता है, एक थोड़ा सा बोला हल्की फुल्की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हल्की फुल्की, बहुत ज्यादा नहीं कि भी कुछ भी शेप बदल के एकदम से फिट हो जाएगा, नहीं नहीं। इन्होंने कहा कि हल्की फुल्की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, खुद को ढाल लेता है ना, अपनी एक्टिव साइट को सबस्ट्रेट के हिसाब से वो ढाल लेता है मेरे भाई। याद रखना। तो बात तो इन्होंने यही बताई थी। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, यानी कंक्लूजन क्या निकाले इनकी बातों से। इन्होंने कहा पहली बात कि भाई एंजाइम लचीला होता है। एंजाइम जो है मेरे भाई वो कैसा होता है सर, एंजाइम आपका लचीला होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, पहली कंक्लूजन हमारे पास में आई कि एंजाइम जो है सर वो लचीला होता है। ठीक है, दूसरी बात, सबस्ट्रेट के साथ में एंजाइम ने बाइंडिंग करी है तो बाइंडिंग करने से पहले और बाद में उसकी शेप थोड़ी अलग होती है, यानी बाइंडिंग से पहले व बाद में उसकी शेप अलग होती है, उसकी शेप अलग होती है मेरे भाई। ठीक है, बाइंडिंग करने से पहले जो होती है और बाद में थोड़ी अलग होती है। एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट को कसकर पकड़ लेती है। जब बाइंडिंग होती है तो एक्टिव साइट सबस्ट्रेट को कसकर पकड़ लेती हैं। ठीक है, एक्टिव साइट को कसकर पकड़ लेती हैं मेरे भाई। ठीक है सर, और फिर क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, मतलब दोनों मिल गए तो कस के पकड़ ले, एक ट्रांजिशन स्टेट आ गई। तो और ये क्या करते हैं, जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको स्टेबलाइज करता है जिससे रिएक्शन तेज हो जाती है। इनके जुड़ने के बाद में एक ट्रांजिशन स्टेज बनती है। अच्छा, ये ट्रांजिशन स्टेज के बारे में अभी ज़्यादा मत सोचना, ये मैं अलग से समझाऊंगा आपको अभी क्योंकि अभी तो हम लोग मॉडल पढ़ रहे हैं, अभी हम काम करने का तरीका थोड़ी पढ़ रहे हैं, अभी ये शुरू भी नहीं किया हमने। ये ट्रांजिशन, ये एक्टिव साइट, ये कसकर पकड़ना, सारी बातें हमें पढ़नी है, अभी एक भी नहीं पढ़ी है। हमें तो मॉडल पढ़े हैं अभी कि किसने क्या कहा, लेकिन वो काम करता कैसे, एक्चुअल में सारी चीज़ें कैसे होती है अभी शुरू करेंगे, इसके बाद शुरू करना है वो में, है ना। तो लेकिन यहाँ पर इतनी पता होना चाहिए, उन्होंने बताया कि ट्रांजिशन स्टेज को स्टेबलाइज करता है। इसको स्टेबलाइज करने से क्या होता है, रिएक्शन फास्ट हो जाती है। अब कैसे करता है, क्यों होती, समझेंगे आगे। और इसको करने से क्या होता है, फिर रिएक्शन फास्ट हो जाती है ना। तो यहाँ पर इस बात का हमें जवाब मिल गया जो पहले नहीं मिला था कि रिएक्शन फास्ट क्यों होती है। तो क्योंकि ये इन दोनों के जुड़ने के बाद जो ट्रांजिशन स्टेज होती है ना, उसको ये स्टेबलाइज करता है। चलिए सर, बेनिफिट क्या हुए इस मॉडल के, बेनिफिट क्या क्या मिले हमें इस मॉडल से, मतलब क्या फायदे मिले हमें। एक तो रिएक्शन की गति का पता लगा, रिएक्शन की गति के बारे में, स्पीड के बारे में बताया इन्होंने, है ना।
कि भी क्यों फास्ट होती है, तो उस रिएक्शन की स्पीड के विषय में इन्होंने आपको जानकारी दी, आपको बताया। दूसरी बात बच्चे, एंजाइम की एफिशिएंसी और स्पेसिफिसिटी दोनों की बातें करी। एंजाइम की एफिशिएंसी की भी शेप चेंज करके वो जुड़ सकता है। एफिशिएंसी और स्पेसिफिसिटी दोनों की बात की। स्पेसिफिसिटी दोनों की बात की, ठीक है। दूसरा फायदा ये हुआ। तीसरा मतलब एक्सपेरिमेंट एविडेंस भी यही कहते हैं जो इन्होंने बताया, जो हमने एक्सपेरिमेंटली एविडेंस है ना हमारे पास, वो भी यही कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यार इस बात का तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट एविडेंस भी है, यानी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो है ना बच्चे आपके, उनसे समर्थन प्राप्त है, इसको मॉडल को उनसे समर्थित है, मतलब उनसे जो कंक्लूजन है वो ऐसे ही निकलते जो इन्होंने बताया हमें। समझ गए ना बात को? तो ये चीज है मेरे भाई। तो ये थे दो मॉडल्स आपने पढ़े आज एंजाइम के विषय में, है ना। उससे पहले आपने उसकी टाइप्स पढ़ी, कौन सी स्ट्रक्चर पढ़ी आपने, उससे पहले टाइप पढ़ी थी, एंजाइम क्या होता है ना। तो आज की क्लास में यहीं तक करेंगे बच्चे। इसके बाद फिर हम शुरू करेंगे इसका एंजाइम का एक्शन मैकेनिज्म देखेंगे, कैसे ये ट्रांजिशन स्टेट बनती हैं, कैसे एक्टिवेशन एनर्जी घटती है, कैसे ये उस ट्रांजिशन स्टेज को स्टेबलाइज करता है, कैसे ये इंटरेक्शन यानी बॉन्ड कैसे बनाता है, कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं, बेनिफिट क्या होता है बॉन्ड बनने से, वो सारी बातें हमारे द्वारा नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चे पढ़ी जाएंगी सर, की जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक करते हैं आज। करिए आप सभी बच्चे भी। मिलते हैं फिर। जय हिंद भाई।